Good morning, 9th class. This is your lecture number 11 and 12. And we're going to start factors affecting rate of enzyme action. सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये लेक्चर 11 और 12 क्यों है. बुक पे अगर आप देखें तो पेज नंबर 110 एंड 111 दो पेजेस आप लोग कवर करने वाले हैं. डायरी क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगी इसीलिए मैंने लर्निंग में इसको स्प्लिट कर दिया. तो ये आपकी 2 डेज की डायरी है. ठीक है, लेक्चर 11 और 12 की जगह आप यही एक ही वीडियो को देखेंगे बट इसकी डायरी 2 डेज में होगी. अब इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन का मतलब क्या है. हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. आपने देखा कि एंजाइम्स जो है वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन है. एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी आप पढ़ चुके हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में. इसका मतलब क्या है कि वहां आपने सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी की बात की कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं. लाइक प्रोटीएज जो है वो सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, कैटालाइज कर सकता है. वो लाइपेज पर लाइपेज जो है वो लिपिड की ब्रेकडाउन कर सकता है, वो प्रोटीन की नहीं कर सकता. इसके साथ साथ कुछ और स्पेसिफिसिटीज भी हैं. लाइक एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड पीएच. ठीक है, ये 3 और फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं. अब ये तीनों एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट किस तरह से कर रहे हैं, वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं. सबसे पहले आपके पास टेम्परेचर का इफेक्ट. तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड किस तरह से कर रही है. आपको ग्राफ नजर आ रहा है. ग्राफ अगर आपको रीड करना आता हो तो इतना आपको पता होगा कि ग्राफ में जब कोई लाइन ऊपर की तरफ जाती है, जैसे ये लाइन ऊपर की तरफ मूव करिए रेड लाइन, इसका मतलब है कि एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. फिर सबसे टॉप पर पहुंच गई, वो एक पीक बना रही है. ये ग्राफ में एक पीक नजर आ रही है आपको. इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो मैक्सिमम है. उसके बाद ये सेकंड लाइन आपको नीचे आती हुई नजर आ रही है. तो इसका मतलब है कि एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो गई. अब ये ग्राफ अगर आप देखो तो ये ग्राफ बना हुआ है टेम्परेचर और एंजाइम एक्टिविटी के अगेंस्ट. इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाती है बट अप टू अ सर्टेन लिमिट. एक टेम्परेचर स्पेसिफिक अचीव हो जाता है कि उस पर पहुंचने के बाद वहां एंजाइम की एक्टिविटी होगी मैक्सिमम. लेकिन अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर और इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी बल्कि वो उल्टा डिक्रीज होने लग जाएगी. ये सारी चीज क्या है, प्रोसेस क्या है, इसको मैं छोटी सी एग्जांपल पहले दूंगी, उसके बाद आपको एंजाइम की स्पेसिफिसिटी समझ में आ जाएगी. जैसे कि आपको पता है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड. जब फीवर हो जाता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिस पे आप नॉर्मल रहते हैं, उस पर मतलब है कि हमारे एंजाइम्स नॉर्मली वर्क कर रहे हैं. आप जरा सा सोचो कि अगर टेम्परेचर से ज्यादा हो, बॉडी का टेम्परेचर जब थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्या वो नॉर्मल कंडीशन होती है? नहीं, उसको तो हम फीवर की कंडीशन कहते हैं कि टेम्परेचर हो गया, बुखार हो गया, फीवर हो गया. इसको फीवर के दौरान क्या होता है, बॉडी की फंक्शनिंग आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब होने लगती है. बॉडी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है कि बॉडी अब नॉर्मली वर्क नहीं कर रही. लाइक देखिए इनडाइजेशन हो जाती है, खाना नहीं प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहा. इसका मतलब है कि वो एंजाइम जो खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करवा रहे थे स्टमक में, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे. फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में वीकनेस आने लगेगी, सारी की सारी लेथार्जी हो जाएगी, सारी बॉडी स्लो होनी शुरू हो जाती है. स्लो क्यों होती है? क्योंकि बॉडी के सारे फंक्शन नॉर्मली स्पीड पर वर्क कर रहे थे वो तो एंजाइम की वजह से. अब टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो एंजाइम ठीक से काम नहीं कर रहे, इसलिए वो सारी की सारी जो डिजीज कंडीशन अपेयर होती हैं ड्यूरिंग फीवर वो इस वजह से होती है. अब यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको बताई गई हैं कि आपके पास एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के बाद एंजाइम का रेट डबल हो जाता है. ये बात आपने याद रखनी है ऑब्जेक्टिव के लिए भी कि 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो जाएगी, और 10 डिग्री इंक्रीज हुआ एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो जाएगी बट अप टू अ सर्टेन लिमिट. जैसे कि आपकी बॉडी के लिए उसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर, आप इस एग्जांपल को कंसीडर ना करें जो स्क्रीन पे नजर आ रही है, आपकी बुक पे दी गई है ह्यूमन बॉडी की. जैसे कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है तो इसका मतलब क्या है कि 37 पर बॉडी के सारे एंजाइम बेस्ट वर्क करें. उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर. ठीक है, डेफिनेशन लिख लें इसकी. द टेम्परेचर एट विच एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज मैक्सिमम इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर. और इसकी एग्जांपल भी आप लोग नोट करें, इसकी एग्जांपल में लिख लें 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन बॉडी. ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अलग से भी आ सकता है. अब जब टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज होगा तो ये ग्राफ नीचे की तरफ क्यों आ रहा है और एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज कैसे हो जाती है? टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से एंजाइम में डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाती है. एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं
डीनेचर होने का मतलब है उनकी वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो था ना वो उनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब अगर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो एंजाइम काम कैसे करेंगे? इसीलिए वो टेम्परेचर 37 से जब ज्यादा होता है तो बॉडी की सारी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से बॉडी के एंजाइम्स डीनेचर होने लग जाते हैं, उनकी शेप डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। अब इसको आप कुछ ऐसे भी देख सकते हो कि फीवर के बाद कुछ दिन लगते हैं रिकवर होने में, बुखार तो उतर गया है लेकिन बॉडी को रिकवर होने में कुछ दिन लग रहे हैं। वो दिन किस लिए लग रहे हैं? जो एंजाइम जो खराब हो गए हैं, जो डीनेचर हो गए हैं, अब उनकी फंक्शनिंग को ठीक करना या प्रॉपर बॉडी को नॉर्मल रूटीन पे आने में टाइम लगेगा। सेकेंड फैक्टर क्या है आपके पास? वो है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी बिल्कुल इसी तरह से है। सबस्ट्रेट का मतलब क्या है? सबस्ट्रेट वो चीज होती है जिस पर एंजाइम एक्ट करता है। अगर सबस्ट्रेट की क्वांटिटी इंक्रीज, देखो आपके पास अगर 100 एंजाइम्स पड़े हुए हैं, 100 एंजाइम्स के लिए 100 सबस्ट्रेट काफी होंगे। एक सबस्ट्रेट आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। सबस्ट्रेट जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे, एंजाइम तो बहुत सारे थे, फौरन फौरन उनको कैटेलाइज करते जाएंगे और रिएक्शन जो रेट का है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट होता जाएगा, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद जाके कांस्टेंट हो गई है लाइन। आप देखो कि लाइन स्ट्रेट हो गई है। स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि अब रेट कांस्टेंट हो गया। रेट कांस्टेंट क्यों हो गया? देखो अगर 100 एंजाइम्स थे, 1 2 3 4 इवन 10 20 सबस्ट्रेट आते गए, एंजाइम्स भाग भाग के उन्हें पिक करेंगे और कैटलाइज करते जाएंगे, फिर एंजाइम एम्प्टी हो गए, फिर दोबारा नए सबस्ट्रेट को पकड़ा और काम चलता चला गया। लेकिन अगर 100 एंजाइम्स के लिए 100 सबस्ट्रेट ही आ जाए तो क्या होगा? 100 के 100 एंजाइम ऑक्यूपाई हो गए। अब वो 100 के 100 एंजाइम अपना काम करेंगे, एम्प्टी होंगे, तो फिर न्यू सबस्ट्रेट को पिक करेंगे। इसीलिए रिएक्शन का रेट हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि अब सारे के सारे एंजाइम से ऑक्यूपाइड है, वो सारे एंजाइम काम करेंगे, एम्प्टी होंगे, तो नए सबस्ट्रेट को जगह मिलेगी और उसकी कैटालिसिस स्टार्ट होगी, वो कैटालाइज होगा। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में आपने ये याद रखना है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, क्योंकि जब सारे के सारे एंजाइम ऑक्यूपाई, इनकी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं सबस्ट्रेट, अब अगर कोई एक्टिव साइट फ्री नहीं है तो कोई न्यू एंजाइम कैटलाइज नहीं करेगा। वो सारे के सारे एंजाइम कुछ टाइम लेंगे अपने रिएक्शन को कैटलाइज करने के बाद, वो खाली होंगे और फिर न्यू रिएक्शन वो स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का वर्ड यूज करना है। इसमें सैचुरेशन की टर्म बताई गई है। सैचुरेशन स्ट्रेट लाइन जा रही है, सैचुरेशन का पॉइंट है। सैचुरेट का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में भी आपने देखा होगा। सैचुरेट का मतलब होता है पूरी तरह से भरा हुआ होना। जब कोई चीज भर जाती है, फुल हो जाती है, उसमें मजीद गुंजाइश ना रहे तो उसे कहते हैं सैचुरेट होना। जैसे आप खाना पेट भर के खा लो और कुछ खाने की गुंजाइश ना रहे तो वो है सैचुरेट होकर खाना खा लिया, भर गए पूरी तरह से। अब एंजाइम सैचुरेशन का मतलब क्या है कि अगर 100, वही बात जो मैं आपको कह रही थी कि 100 एंजाइम्स हैं और 100 के 100 एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो गई है, सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट्स उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली है और बैठ गए एक्टिव साइट्स पे और रिएक्शन स्टार्ट हो गए। अब सारे के सारे एंजाइम्स तो फिल हो गए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एंजाइम। सैचुरेशन ऑफ एंजाइम का मतलब है कि सारे के सारे एंजाइम्स अब फिल्ड हैं। उसके बाद है हमारे पास थर्ड पॉइंट पीएच का। पीएच आपको पता है किसी चीज की एसिडिटी या बेसिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। तो आपके पास एंजाइम जो है वो पीएच डिपेंडेंट भी होते हैं। पीएच डिपेंडेंट क्यों? जैसे अगर आपको याद हो, आपके स्टमक में एंजाइम रिलीज होता है पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो डाइजेशन तो करवा रहा है, लेकिन 9th क्लास में अभी आप इसमें पढ़ेंगे आगे जाके चैप्टर में कि स्टमक में उसके लिए कुछ एसिड भी रिलीज होता है। अब पीएच किस तरह से इफेक्ट कर रही है आपके पास एंजाइम एक्टिविटी को? देखो पीएच इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकती है। पीएच इंक्रीज होने का मतलब है बेसिक होते चले जाना, पीएच डिक्रीज या पीएच लो होने का मतलब है एसिडिक होना। ठीक है, तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक कंडीशंस में एक्ट करते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं वो बेसिक कंडीशंस में एक्ट करते हैं। ग्राफ में आपको यही शो कर रहा है कि पीएच सर्टेन हद तक इंक्रीज होती है तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है। उस पॉइंट को, उस पीएच को हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच की डेफिनेशन भी लिख लें। द पीएच एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम इज नोन एज ऑप्टिमम पीएच। एग्जांपल आपको यहाँ पर बुक में दी गई है, आप लोग नोट कर सकते हैं। बुक में आपको एग्जांपल दी गई है पेप्सिन की, जो कि स्टमक में एक्ट कर रहा है। तो आप बताएंगे कि पेप्सिन
ऑप्टिमम पीएच का मतलब फिर क्या हुआ कि एक ऐसी पीएच जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। डिफरेंट एंजाइम्स के लिए ये पीएच डिफरेंट होती है। लाइक कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो एसिडिक कंडीशंस में एक्ट करते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स के लिए बेसिक कंडीशन होनी चाहिए। तो हर एंजाइम की पीएच भी एक ही नहीं हो सकती, वो डिफरेंट है। पेप्सिन की एग्जांपल देखिएगा कि पेप्सिन जो है वो लो पीएच पे एक्ट करता है, तो वो लो पीएच उसके लिए ऑप्टिमम है। लेकिन इंटेस्टाइन में एक एंजाइम ट्रिप्सिन रिलीज हो रहा है, वो बेसिक कंडीशंस में एक्ट करता है, तो उसके लिए ऑप्टिमम पीएच जो है वो बेसिक है। तो इस तरह से आपने इन तीनों टॉपिक्स में ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, डीनेचुरेशन एंड सैचुरेशन ऑफ एंजाइम, ये 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, इनको करना है। फिर पूरा पूरा टॉपिक भी याद करना है, क्योंकि कोई भी फैक्टर एज अ लॉन्ग आ सकते हैं। पूरे पूरे फैक्टर्स को याद करें, इनकी एग्जांपल्स कोट करें। टेम्परेचर में मैंने आपको बता दी ऑप्टिमम टेम्परेचर की 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन। सैचुरेशन का मतलब समझा दिया, पीएच में एग्जांपल लिखवा दी ट्रिप्सिन और पेप्सिन की। तीनों ग्राफ्स भी ड्रॉ करने हैं और अच्छे से इसको लर्न करना है, और ये टॉपिक्स आपने 2 दिन में डिवाइड करके याद करने हैं। ठीक है, डायरी में आपको गाइड कर दिया जाएगा कि किस किस तरह आपने किस किस दिन कौन से टॉपिक करना है। थैंक यू।